Welcome to Skybet. I'm AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change, and with me is Mahesh Palawat, the Vice President. Today's podcast session we discuss about the pre-monsoon season and the associated aviation weather hazards. If you remember, we had done one podcast in the winter season that's on turbulence, that's a clear air turbulence. That is very specific to that particular season only, and that is in association with the strong westerly winds, core of westerly jet which we have in those months at that time, and that is what we had discussed, basically clear air turbulence. आजकल भी होती है क्लियर एयर टर्बुलेंस, विंड्स कम ज़रूर हो गई हैं, अभी भी हैं हमारे रीजन पे हैं। हालांकि उन दिनों तो जैसे हमने बताया था 200, 250, 300 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती हैं। आजकल थोड़ी कम है स्पीड, हैं अभी भी 100-150 किलोमीटर तो अभी भी आ जाती है। तो लेकिन जितनी टर्बुलेंस क्लियर एयर टर्बुलेंस उन दिनों में होती है वो आजकल के दिनों में उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके चलते द एविएशन वेदर हैजार्ड्स, द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड इन द प्री मानसून सीजन. Clear air turbulence mainly pertains to the higher level phenomena, whereas all these hazards which we have, they are almost at all levels now, starting with the ground as the aeroplane lifts. We'll discuss about this in detail. तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जैसे कि मतलब जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, जब ये मानसून आने वाला होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो उस समय क्या वेदर एक्टिविटी होती है जिसके कारण जो हवाई यातायात है उसमें मुश्किल होती है, और वैसे भी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और पहले सर्दियों में आपको याद होगा कि हमने जो पॉडकास्ट किया था उसमें क्लियर एयर टर्बुलेंस के बारे में बात की थी। उस समय हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ रहती हैं। अब क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड कम हुई है, लेकिन जो निचले स्तर पर जो भी हजार्ड्स हैं जैसे कि डस्ट स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, बारिश है, आंधी है, तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये यूजुअली अप्रैल के सेकेंड हाफ से मई में और जून के शुरुआती दौर में, जब तक मानसून उत्तर भारत में नहीं पहुंचता तब तक इस तरह के ये जो वेदर हजार्ड्स हैं वो आते हैं, और इससे हवाई यातायात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Pre-monsoon season, as I said, the complexity of the weather hazards, the range increases, the scale increases, intensity increases, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जब एरोप्लेन अभी टेक ऑफ करना ही होता है, ग्राउंड से ही रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तापमान जितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं उतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग रन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल फेज बन जाते हैं। इसमें एक एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ होने से पहले आपने देखा होगा सब एयरलाइंस की रेस्ट्रिक्शन है कि वो कोई 15 kg अलाउ करता है। पहले एयर इंडिया ज़्यादा भी करता था, 25 किलो तक पर पैसेंजर, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए क्योंकि देयर इज़ समथिंग नोन एज ऑल आउट वेट, या उसको ऑल अप वेट भी कहते हैं या ग्रॉस वेट भी कहते हैं एरोप्लेन का, दैट हैज़ टू बी विद इन द लिमिट्स व्हेन द एरोप्लेन टेक्स ऑफ और व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स, उसी को हम कहते हैं ये ऑल आउट वेट। और उसमें ज़रूर रेस्ट्रिक्शन आएगी, तापमान जितना ज़्यादा होगा उतनी रेस्ट्रिक्शन बढ़ेगी। और आपने देखा होगा आज के दिनों में भी, हालांकि दिल्ली का रनवे जो है वो तो बहुत लंबा है, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, 12,000 फुट तक इंस्ट्रूमेंट जो रनवे है वो है, लेकिन फिर भी आपने नोट किया होगा कि जितने टेम्परेचर ज़्यादा हैं और दोपहर के समय जब पीक पे टेम्परेचर हैं, एरोप्लेन का टेक ऑफ रन तो ख़त्म होने में ही नहीं आता। कई बारी थोड़ी सी चिंता भी बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है कई बारी। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में जो आम विंटर का सीज़न है या आम टेम्परेचर है, 40 सेकंड के अंदर अंदर जनरली एरोप्लेन लिफ्ट हो जाता है रोल करने से लेके। लेकिन इन दिनों में जब प्री मानसून में तापमान बढ़ जाएंगे 50 सेकंड भी लगेंगे, और वो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हैं। 50 सेकंड 55 सेकंड इतना तक रोल करता है एरोप्लेन। जहाँ तो रनवे लंबा है जैसे दिल्ली जैसा रनवे, तो उसमें तो
को ज़्यादा उसमें चिंता की बात नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी जगह इतने लंबे रनवे नहीं होते, छोटे भी होते हैं, वहाँ भी तापमान इन्हीं लिमिट्स का रहता है, 40 डिग्री से पार। तो उनमें थोड़ा थोड़ा कई बारी तो ऐसा होता है लगभग रनवे एंड के पास पहुंच के ही एरोप्लेन लिफ्ट करता है। तो थोड़ी सी एंग्जाइटी, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ दिखता है, अंदर से बैठे हुए भी थोड़ी चिंता थोड़ी कई बारी हो जाती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी या जो भी ये एविएटर्स हैं, अब बिल्कुल इसका ख्याल रखा जाता है कि कितना तापमान है और एरोप्लेन का वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है। श्योर इनफ जितना अवेलेबल रनवे है उसके अंदर वो टेक ऑफ ज़रूर करेगा। हालांकि लंबा टेक ऑफ रन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह जो लैंडिंग में भी, लैंडिंग रन जो होता है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती है। एयरक्राफ्ट हैज़ टू लैंड विद इन सम रेस्ट्रिक्टेड लोड, यू कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ लोड एंड टेक ऑफ एंड लैंड। इसके बारे में और चर्चा भी करते हैं। अभी क्या है कि जो प्री मानसून एक्टिविटी के टाइम में जब गर्मियां बढ़ने लग जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 44, 45 और 46 डिग्री तक के टेम्परेचर बाड़मेर, जैसलमेर, राजकोट, सुरेंद्रनगर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अकोला वगैरह में जो विदर्भ है और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, कभी कभी उड़ीसा में इतने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी 40 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो होगा 44, 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर दिल्ली में आ जाएगा। तो जैसे सर ने बताया कि ये जो एविएशन होता है, यानी कि जो हवाई जहाज होता है, तो जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी हवा क्या होता है कि वो गर्म होती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जो डेंसिटी कम हो जाती है तो बयोंसी जो होती है, यानी कि एयरक्राफ्ट को उठाने के लिए, तो जितनी डेंस हवा होगी उतना एयरक्राफ्ट जल्दी उठ जाएगा। तो जब अगर टेम्परेचर जब कभी क्या होता है कि जैसे कि 45 डिग्री या 46 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो कभी कभी फाइटर फ्लाइंग भी बंद कर दी जाती है कुछ देर के लिए, क्योंकि उस समय वो जो उसका रन है, जैसे सर ने बताया कि रनवे बहुत लंबा रन लेता है वो उठने से पहले, क्योंकि उसको वो उठ नहीं पाता। तो कभी कभी रनवे इतना बड़ा नहीं होता तो वो मतलब फ्लाइंग जो है सस्पेंड कर दी जाती है। और जैसे वजन है कि जो उसमें वज़न होता है जो जहाज़ का वो तो है ही, लेकिन कितने पैसेंजर हैं उसमें कितना लगेज लेकर के जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट में कितना ईंधन है, ये सब जो टोटल वजन है उसको कैलकुलेट किया जाता है कि रनवे कितना लंबा है, कितना टेम्परेचर है, अगर इतना दूर तक हवाई जहाज जाएगा और उसके बाद लिफ्ट कर पाएगा कि नहीं। तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर पैसेंजर का जो संख्या इतनी है जिसको कम नहीं किया जा सकता, टिकट ऑलरेडी बुक है, तो फ्यूल को कभी कभी कम कर दिया जाता है। कुछ जो फ्यूल है उसको कम कर देते हैं, जो दोबारा जब दूसरे रनवे पर जाता है या दूसरे एयरपोर्ट पर जाता है फिर से उसकी रिफ्यूलिंग हो जाती है। तो ये एक पहलू है, यानी कि गर्मी कितनी है और जो क्लियर एयर टर्बुलेंस तो है ही, लेकिन दूसरे जो पहलू हैं, यानी कि जो डस्ट स्टॉर्म होता है, ठंड स्टॉर्म होता है, हेल स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, वो क्या हजार्ड हैं, वो प्री मानसून में होते हैं, उसके बारे में अब बात करें। पलावत ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करी जैसे फ्यूल की, कि पैसेंजर तो कम नहीं किए जा सकते, उनको तो लेके जाना ही पड़ेगा, पर ऑल दिस गेट्स अकाउंटेड अगेंस्ट द ऑल आउट वेट। किसी भी वक्त जो एरोप्लेन किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है या पहुंचता है, उसके अंदर उस वक्त भी कम से कम उतना फ्यूल बचा होना चाहिए कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी किसी डाइवर्शन जो उसकी नॉमिनेटेड है वो पहुंच सके। दिल्ली में उतरने वाला जहाज़ हो सकता है उसको किसी वजह से यहाँ ना आके जयपुर जाना पड़े, कई केसेस में तो हो सकता है लखनऊ तक डाइवर्ट करना पड़े। तो जब वो लैंड करता है तो कम से कम उतना फ्यूल ज़रूर रहना चाहिए उसके अंदर कि वो एक डाइवर्शन अंडरटेक कर सके if required. So therefore, yes, fuel can be restricted to accommodate the all-up weight, but the standards cannot be compromised in that. It has to has the minimum amount of fuel. बाकी हम अभी तापमान की बात कर रहे थे कि तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा है या कई क्षेत्रों में 45 डिग्री है। आपकी जानकारी के लिए ये जितने भी तापमान होते हैं ये ऑब्जर्वेटरी के तापमान है, ये शेडेड एरिया के तापमान हैं। Tarmac temperature is, you can comfortably add another 5 degree or maybe at times even more in the peak hours, in the afternoon. If the temperature we are saying about say 45 degree at some place, tarmac temperature can be 50 degree or more. That is what causes the machine limitation also. It causes the human fatigue also.
fighter flying, which he mentioned, obviously the person has to sit inside the cockpit inside for a longer duration before takeoff. It's a very, very punishing on at that time. So that is how restrictions come, and they flying gets suspended also, both on account of human fatigue also and on account of machine fatigue also. And as I said, the longer the runway, better the conditions for the aeroplane to take off. But when the temperatures are more, the other complication which come for the passengers are the higher the temperature, the thermals are high. The takeoff and landing run, which I said, becomes very, very critical. आपने नोट किया होगा इन दिनों में, अगर आप जब टेक ऑफ कर रहा है तो जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसमें काफ़ी सारे करते ही थर्मल्स वगैरह का इन्फ्लुएंस आता है, काफ़ी हिचकोले लेगा एरोप्लेन। इसी तरह जब वो लैंड भी करेगा तो भी उस वक्त भी बहुत स्टेबल लैंडिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसमें अगर कुछ हिचकोले, जहाज़ हिलता है लेफ़्ट राइट ऐसे करके, चिंता का विषय नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक लिमिटेशंस हैं, उसके कारण ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कि ऑब्वियसली वी टेक इट एज के क्रू इज़ वेल ट्रेंड, योर पायलट्स आर वेल ट्रेंड एंड दे हैव गॉन थ्रू दिस सिमुलेशंस एट्सेट्रा। सो चिंता ज़रूर शायद बढ़ सकती है, लेकिन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस। तो अब हम दूसरे पहलुओं पे जाते हैं कि अब ये जो सीज़न है इसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 40 से ऊपर कई जगह पे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आने वाला है, अप्रोच कर रहा है, उसके प्रभाव से जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है, जो सेंट्रल पाकिस्तान राजस्थान पर बनेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, तो उससे क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी नमी आती है गरजने वाले बादल बन जाते हैं और वो बहुत तेज़ हवाओं के साथ कभी कभी हल्की बारिश देते हैं, धूल भरी आंधी देते हैं, जो बहुत बड़ा हज़ार्ड है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो आगे का फोरकास्ट यही दिखाई दे रहा है कि अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में अगले यानी कि 1 मई से लेकर के 3-4 मई तक के बीच में ये धूल भरी आंधी आएगी, जो भी एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, एयरक्राफ्ट का लैंडिंग और टेक ऑफ मुश्किल हो जाता है। जैसे सर ने बताया कि अगर दिल्ली पर एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है तो हो सकता है उसको डाइवर्ट करके लखनऊ जाना पड़े, आगरा जाना पड़े, ग्वालियर जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े। तो इस तरह के लेकिन यह है कि अगर वो रनवे भी ब्लॉक है, वहाँ पर भी इसी तरह का वेदर हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ कभी कभी बारिश भी आती है, और कभी कभी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है बादल में तो ओलावृष्टि भी हो जाती है, तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये सारे जो हज़ार्ड्स हैं ये प्री मानसून गतिविधियों मतलब जो सीज़न है इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। और अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात तक भी पहुँचने वाली हैं, यानी कि टेम्परेचर तो कम हो जाएगा लेकिन हज़ार्ड जो है वो अब बढ़ने वाले हैं। The most significant hazards, other hazards, like we discussed takeoff and landing, but otherwise, thunderstorms are the main hazards. Okay, the complications are too many in association with that hazard. In this season, the cloud top, it crosses the tropopause also. Unlike in winters where the heights gets restricted because of the atmospheric conditions, but in this case, it could exceed 40,000, 50,000, even beyond that also. Aeroplane, in case it has to go through a safe corridor, either it has to fly at a sufficiently height above that cloud, which is normally not done because the clouds are very high, it cannot be flying at that height. So it's better they avoid that. They avoid that by a big space, big margin, nowhere near the convective cloud thunderstorm the aeroplane will fly. The thermals are felt at a long distances, laterally also, horizontally also, and vertically also. The other significant hazard which comes is, like he mentioned about the dust storm, which reduces the visibility at the time of landing. Obviously, dust storm and the dissipating thunderstorm, they are associated with the strong winds. If the winds, strong winds, they are either tailwind or headwind, it's a one thing. But many a times may not be the case. It could be a crosswind. Crosswind, once again, as I said earlier, कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो हिचकोले लेता है लेफ्ट साइड, अगर क्रॉस विंड होगी तो उसी तरह की ही कंडीशन एक बार फिर से बनेगी जब स्ट्रॉन्ग विंड बन जाती है अगर क्रॉस विंड्स हैं तो। हालांकि एरोप्लेन ऑलवेज टेक्स ऑफ एंड लैंडिंग इनटू द विंड्स, जहाँ से हवा आ रही है उसके अंदर ही टेक ऑफ करना है, उसके अंदर ही लैंड करना है। लेकिन क्रॉस विंड में तो वो फिर थोड़ी
you have to compromise because the airplane has to land. It has to land with a crosswind. It may have some tailwind component in that crosswind also, though it is avoided most of the time. But definitely the crosswind component will give you a little more movement, anxious movements when the aeroplane will be a little more, it looks a little more unstable at that point of time. Other than that, lightning strikes. All these thunderstorms in the evening and night, there are more visible flashes of lightning. They are very, very dangerous. Potential differences to the tune of millions of volts between the discharge between the cloud and the ground and the within the clouds and cloud to cloud, all that is possible, which increases the complexity of that phenomena. At any given time, even the ground is negatively charged, atmosphere is positively charged. The normal circumstances also, there is a potential difference of almost about 3 lakh volt between the surface of the earth and atmosphere. So these are the dimensions. The magnitude of potential difference is too large. So therefore it has to avoid all this lightning strikes also, the thunderstorms, the strong winds, the visibility as such has to be within the criteria, within the limits, within the limitations of the pilot. So these are the pre-monsoon hazards which possibly we'll have to go through. It has to go through in the month of May also. Monsoon comes in sometime in the month of June, but that starts with the southern parts. Northern central parts of the country will go through this weather condition even till middle of June, and northern parts even till end of June. इसी बात को मैं बहुत शॉर्ट में आपको हिंदी में बता देता हूँ कि सर ने बताया कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो कभी कभी गर्मियों में जो बादल बन जाते हैं गरजने वाले, उनकी हाइट 40-50 हज़ार फीट तक चली जाती है। तो अगर हवाई जहाज है तो या तो वो उसके ऊपर जाए तो वो बहुत मुश्किल है, 30-35 हज़ार फीट पर उठता है नॉर्मली जहाज, तो उसको उसके साइड से जाना पड़ता है और साइड से भी काफ़ी ज़्यादा सेफ डिस्टेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो आसपास का टर्बुलेंस है वो भी इफेक्ट करता है, थर्मल्स जो है वो भी इम्पेक्ट करते हैं, तो वो बचाना पड़ता है। एक तो ये हो गया। और जब लैंडिंग करता है उस समय डस्ट स्टॉर्म है या धूल भरी आंधी है तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जो बादल हैं जो गरजने वाले, वो लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की संभावना रहती है। अगर वो उस एरिया में है जहाँ पर बिजली है तो उसके जो वायरिंग वगैरह है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे खतरे को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और रखना पड़ता है, वो रखते हैं। लेकिन यही जो हज़ार्ड है ये अप्रैल के सेकेंड हाफ से लेकर के पूरे मई में और जून के फर्स्ट हाफ में हमें हमेशा झेलने पड़ते हैं। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। साउथ इंडिया में लाइटनिंग और थंडर ज़्यादा होता है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, धूल भरी आंधी कम आती है। तो इस तरह के ये सारे इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं जी। Monsoon season is coming closer now. Possibly in the next podcast, we review the conditions and then get back to you with the latest on the monsoon. आप हमको YouTube पर देखते ही हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, इस सब के ऊपर हम अवेलेबल हैं। आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर भी देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।